हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों का शटरिंग कारपेंटर का ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम बाकी है, बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग भी बाकी है। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसका हम सेट लेकर आए हैं, जो कि सेम आपको 38 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम होना बाकी है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका लेवल कैसा आ रहा है क्वेश्चंस का टाइप्स क्या है, ये सभी आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोग स्किप नहीं करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सेम ये पेपर ही आप लोगों का है जो पीछे आ चुका है, इसलिए आगे फ्यूचर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो में फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पेपर में आया था। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑगर बिट इन कारपेंट्री, यानी बढ़ईगिरी से बर्मा बिट का क्या उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है, यानी ड्रिलिंग होल इन वुड का यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट नंबर का सही होगा, लकड़ी में छेद करने के लिए। दोस्तों बता दूं, इस पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपका लगभग 6 से 7 स्टेज में बटे हुए हैं, जो 30 मार्क का लगभग एक स्टेज का है, यानी कुल मिला के आपको 38 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ द यूज ऑफ कटिंग मशीन इन शटरिंग कारपेंट्री, यानी शटरिंग कारपेंट्री में कटिंग मशीन का क्या उपयोग होता है। तो जो शटरिंग में कटिंग मशीन का यूज होता है वो लकड़ी काटने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कटिंग दी वुड्स के लिए यूज होता है। थर्ड नंबर है, व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ यूजिंग वुडन फार्मवर्क इन शटरिंग, यानी शटरिंग में लकड़ी के फार्मवर्क का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो दोस्तों इसका लागत कम आता है, यानी लो कास्ट होता है, इसलिए लकड़ी का जो फार्मवर्क है उसका यूज करते हैं। फोन नंबर में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ जॉइंट, यानी ये आपको एक चित्र दिया गया है जोड़ने के लिए, तो इसे कौन सा जोड़ बोलते हैं। तो इस जोड़ का जो नाम है मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट, यानी मार्टिस एंड टेनन जोड़ बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस जोड़ को हम बोलते हैं मार्टिस एंड टेनन जोड़। एक हमने पिछले वीडियो में आपको अपडेट किए थे, डोटेल जॉइंट बोलते हैं। डोटेल जॉइंट में आपको इस तरह से रहता है, इस तरह से बना होता है, इस तरह से आपको बना होता मिल जाता है। तो इस तरह का जो जोड़ होता है इसे हम डोटल जॉइंट बोलते हैं। इस तरह का जोड़ होता है तो इसे डोटल जॉइंट बोलते हैं। आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस पर। हाउ मेनी इंचेस इन 1 फीट, यानी 1 फीट में कितने इंच होते हैं। तो आप सभी को पता होगा 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आपका एक स्टेज में आपका 5 या 6 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो ये सेकेंड स्टेज आपका आ गया इसमें। तो सेकेंड में 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू चेक द वर्टिकल अलाइनमेंट इन शटरिंग वर्क, यानी शटरिंग कार्य में ऊर्ध्वाधर संरक्षण की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जैसे जो वर्टिकल होता है, यानी ऊर्ध्वाधर, जैसे दीवार है तो हम इसको जो देखते हैं सीधा है कि नहीं, तो हम साहुल की मदद से करते हैं। तो साहुल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लम बाव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो ऊर्ध्वाधर संरक्षण है उसकी जांच करने के लिए साहुल का यूज किया जाता है। आते हैं सेकेंड में 2 नंबर का क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग रिलीज एजेंट इन शटरिंग, यानी शटरिंग में रिलीज एजेंट का क्या उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो शटरिंग रिलीज, यानी जो शटरिंग में रिलीज निकालने के लिए किया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो उद्देश्य है, जो फार्मर पर कंक्रीट लगे होते हैं उसे चिपकने से रोकने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टू प्रिवेंट द एडिशन ऑफ कंक्रीट टू द फार्मवर्क। ओके, सी नंबर सही होगा। आते हैं इस स्टेज का तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कवर साइज यूज्ड इन स्लैब, यानी स्लैब में प्रयुक्त मानक कवर का आकार क्या होता है। तो जो स्लैब ढाला जाता है, स्लैब का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 20 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
4 नंबर का देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द शटरिंग कंपोनेंट इन गिवन पिक्चर। यानी आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में क्या आपको बता रहा है, तो इसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। यानी इस चित्र का देख लेते हैं ध्यान से, इसे हम प्रॉप्स बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इस फिगर को प्रॉप्स बोलेंगे। 5 नंबर का देखते हैं, व्हाट फैक्टर्स शुड बी चेक्ड इन शटरिंग टू इंश्योर प्रॉपर कंक्रीट प्लेसमेंट। यानी उचित कंक्रीट प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए शटरिंग में किस कारक की जांच की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलाइनमेंट एंड लेवलनेस। यानी लेवलनेस और उसकी जो अलाइनमेंट है उसे जांच किया जाता है कि उसका जो प्लेसमेंट है सही है कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 का बी सही होगा। 6 नंबर का देखते हैं, व्हाट कैन हैपन इन फार्मवर्क गैप आर नॉट एडेक्वेटली सील्ड बिफोर कंक्रीट पावरिंग। यानी यदि कंक्रीट डालने से पहले फार्मवर्क के अंतराल को पर्याप्त रूप से सील नहीं किया गया है तो क्या हो सकता है। यानी जब कंक्रीट डालते हैं उसके पहले जो फार्मवर्क होता है उसका गैप बंद नहीं करते हैं अच्छे से, तो क्या दिक्कत हो सकती है, तो इसमें कंक्रीट लीक हो सकता है, यानी कंक्रीट में रिसाव हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंक्रीट लीकेज। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्किल। देखिए तीसरा स्टेज है, ये भी 30 नंबर का ही है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन मेजर एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अ टीम। यानी एक टीम में काम करने का एक प्रमुख लाभ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। यानी जो आपकी क्रिएटिविटी होगी उसमें वृद्धि होगी, रचनात्मकता में वृद्धि होगी, ना कि संचार कम होगा, कम जवाबदेही होगा, धीमी गति, ये सब भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता में वृद्धि। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए वर्क शेड्यूल। यानी कार्य सूची का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्य और समय को कुशलतापूर्वक आवंटित करना, यानी टू एलोकेट टास्क एंड टाइम इफिशियंटली। ओके, यानी कार्य को समय से पूरा कर सकते हैं, इसलिए टाइम शेड्यूल का प्राथमिक उद्देश्य होता है। इसका थर्ड नंबर है, व्हाट इज ए चेकलिस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इन वर्क प्लेस। यानी कार्यस्थल में आमतौर पर चेकलिस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टू इंश्योर ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं कि नहीं, इसलिए चेकलिस्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 का डी सही होगा। आते हैं 4 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रॉब्लम रिपोर्टिंग प्रोसेस। यानी समस्या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी जो समस्या रिपोर्ट करना है आपको, उसका पहला काम क्या होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंटिंग द प्रॉब्लम क्लियरली एंड एक्यूरेटली। यानी जो आपका समस्या है उसे स्पष्ट और सटीक तरीके से लिखना, यानी दस्तावेजीकरण करना है। ओके, ना कि उसे नज़रअंदाज करना है, दूसरों को दोष देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, जानकारी रोकना है आपको कि उसका जो समस्या स्पष्ट और सटीक दस्तावेज यानी इकट्ठा करना है उसके। ओके, 5 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का प्रमुख घटक है। यानी जो अच्छा संचार है, अच्छा बातचीत करना है, जो अच्छा सुनाई दे, उसका प्रमुख घटक क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो अच्छे से सुन सके, या फिर कोई बोल रहा है तो अच्छे से सुन सके, यानी एक्टिव लिसनिंग, यानी स्फूर्ति से ध्यान देना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन सही होगा, ये तीनों गलत होगा। आँख मिलाने से बचना, ये भी गलत है। ऐसा कोई वर्ड बोलना जो कोई और ना समझ पाए, ये भी गलत है। बार बार व्यवधान डालना, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 5 का ए ही सही है, एक्टिव लिसनिंग। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, ये भी देखिए 30 नंबर का ही है। इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वाई वर्क शेड्यूल आर इम्पॉर्टेंट। यानी कार्य से शेड्यूल महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन एंड सिक्योर ऑफ एक्टिविटी। यानी यह गतिविधियों को समय सीमा और काम को समझने में मदद करता है। ओके, यानी जो टाइम शेड्यूल होता है, वर्क शेड्यूल होता है, वर्क शेड्यूल से हम कार्य को सही समय पर काम कर सकते हैं, इसलिए वर्क शेड्यूल जरूरी होता है। आते हैं
इसका सेकंड नंबर में हाउ इज द क्वालिटी ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रप्स असिस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण के दौरान सुधारीकरण रकाब की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा, बाई देयर डायमेंशन सच एज साइज। इस तरह से आपका जो सुधारीकरण रेनफोर्समेंट का स्ट्रिप है उसको हम गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी सही होगा, बाय देयर डायमेंशन सच एज साइज। ओके, इसका 3 नंबर का देखते हैं, व्हेन रीडिंग ड्राइंग एंड शेड्यूल व्हाट इंफॉर्मेशन आर यू टिपिकल लुकिंग फॉर, यानी चित्र और शेड्यूल पढ़ते समय आमतौर पर कौन सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, यानी प्रोजेक्ट डेडलाइन, डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन, यानी परियोजना की समय सीमा और आयाम और उसकी विशेषता को जानना होता है, या फिर ये जानकारी जानने के लिए उसका शेड्यूल या चित्र हम देखते हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 का सी सही होगा। 4 नंबर का ऑप्शन है, हु शुड बी इन्फॉर्म्ड व्हेन रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टास्क एग्जीक्यूशन, यानी कार्य निष्पादन के दौरान समस्याओं की रिपोर्ट करते समय किस सूचित का किया जाना चाहिए, किसे सूचना दिया जाना चाहिए। तो अगर कोई भी समस्या आता है तो उसके लिए आपको जो रिलेवेंट सुपरविजन मैनेजर है या फिर कोई प्रोजेक्ट स्टॉक होल्डर है उसको आपको सूचना देना होता है, यानी प्रासंगिक पर्यवेक्षक, प्रबंधक या परियोजना हितधारक हो, उसे आपको समस्या रिपोर्ट करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा 4 का। आते हैं 5 नंबर में, फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू, यानी नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम क्या होना चाहिए। तो इस पर सबसे पहले ही आपको कोई भी काम होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेट एन ऑब्जेक्टिव, यानी एक उद्देश्य निर्धारित करें। ओके, आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट स्टेज आ गया। नेक्स्ट स्टेज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट कलर हेलमेट इज कॉमनली यूज्ड विथ सेफ्टी ऑफिसर ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, यानी निर्माण स्थल पर जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं वो किस कलर का हेलमेट पहनते हैं। तो वे हरा कलर का हेलमेट पहनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रीन कलर का। इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोलॉजिकल हजार्ड ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण स्थल पर जैविक खतरे का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक्सपोजर द हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस, यानी हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में रहना, ये आपके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड सच एज गैसोलाइन एंड ऑयल, यानी आग के किस वर्ग में गैसोलीन और तेल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लास बी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, यानी विद्युत आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। तो 4 नंबर का CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, यानी जो अग्निशामक यंत्र है उसमें CO2 रहता है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 का सी सही होगा। इसका 5 नंबर देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड मटेरियल सच एज सॉल्वेंट, पेंट्स एंड बैटरीज, यानी किस प्रकार के कचरे में सॉल्वेंट, पेंट और बैटरी जैसी सामग्रियां शामिल होती हैं। तो इस तरह का जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, हजार्डस वेस्ट, यानी खतरनाक अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, यानी भारी वस्तु को उठाते समय क्या करना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ट्विस्ट द बॉडी व्हील लिफ्टिंग, यानी उठाते समय शरीर को भी मोड़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेज आता है उस तरह से जैसे जो पीछे स्टेज था वैसे नेक्स्ट स्टेज है, विच टूल इन कॉमनली यूज फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन ए प्रोफेशनल सेटिंग, यानी प्रोफेशनल सेटिंग में निम्न ऑनलाइन संचार और सहयोग के लिए
आमतौर पर कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका फर्स्ट नंबर सी सही होगा, जूम। यानी जो अभी आपको मीटिंग वगैरह होती है, जूम पे होता है, मीटिंग पे होता है, एक टीम का आता है उस पर भी होता है। तो ऐसे में इसमें जूम दिया हुआ है, तो जूम का यूज किया जाता है जो ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होती है। एडोब फोटोशॉप जो फोटो एडिट के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है आपको लिखने में होता है, जैसे कोई भी आपको डेटा कलेक्ट करना है, डेटा राइट करना है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वहाँ से लिखते हैं, MS एक्सेल से, ठीक है। और जो ऑटोकैड होता है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जूम के द्वारा ही ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होता है। जो भी प्रोफेशनल काम होता है जूम के द्वारा होता है, ओके। संचार का ही एक माध्यम है, वीडियो कॉल होता है। अब आते हैं दूसरा नंबर, व्हाट इज अनदर टर्म फॉर ए ब्रीफ समरी ऑफ ए पर्सन्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। यानी किसी व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता और कार्य अनुभव के संक्षिप्त सारांश के लिए दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? यानी इसका जो करेक्ट आंसर है रिज्यूम। जो रिज्यूम होता है जिसे हम CV भी बोलते हैं, इसमें जो है आपको जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो सभी का डिटेल उसमें रहता है। तो यानी जो आपका शार्ट नोट होता है उसे हम रिज्यूम बोलते हैं। आपका जो भी डिग्री वगैरह रहता है उसमें नोट किए रहते हैं, तो इसे हम रिज्यूम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, वी शुड कीप आवर सेविंग विथ बैंक बिकॉज। यानी हमें अपनी बचत बैंकों के पास रखनी चाहिए क्योंकि। यानी जो आपके पास सेविंग है उसे बैंक में क्यों रखनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जो बैंक में आप पैसा रखते हैं वो सुरक्षित भी होता है, यानी इट इज़ सेफ होता है। अर्न इंटरेस्ट, ब्याज भी मिलता है, यानी जो सेविंग बैलेंस रखते हैं उस पर ब्याज भी मिलता है, यानी ये भी सही है। कैन बी विदड्रॉ एनी टाइम, यानी कभी भी आप उसे वापस निकाल सकते हैं, यानी ये ऑप्शन तीनों सही होगा। इसलिए थर्ड का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज द जनरल स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस एंड अंडरस्टैंड एंड मीट कस्टमर नीड। यानी व्यवसायों के लिए ग्राहकों की ज़रूरत को समझने और पूरा करने की सामान्य रणनीति या स्ट्रेटेजी क्या होती है? तो इसके लिए रिसर्च किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। यानी बाजार अनुसंधान का संचालन किया जाना चाहिए, ठीक है। 5वें नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए बेसिक सिविल राइट इन मेनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ओके। यानी निम्नलिखित में से किस कई लोकतांत्रिक समाजों में बुनियादी नागरिक अधिकार माना जाता है? यानी जो लोकतांत्रिक बुनियादी नागरिक अधिकार होता है इसमें से कौन सा सही है? तो राइट टू वोट यानी मत देने का अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 का बी सही होगा। नेक्स्ट इस चीज में क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, इफ नॉट प्रॉपरली सील्ड फार्मवर्क ज्वाइंट कैन लीड टू। यानी यदि ठीक से सील नहीं किया जाए तो फार्मवर्क का कारण क्या बन सकता है? निचोड़ होता है उसका क्या रीजन हो सकता है, यानी क्या इसका इम्पेक्ट पड़ सकता है? तो पहला इम्पेक्ट पड़ सकता है हानि कॉम्बिंग इन कंक्रीट। यानी कंक्रीट में आपको ऐसे बीच में जो मधुमक्खी जैसे छत्ता होता है ना वैसे बन सकता है। लीकेज ऑफ स्लरी, यानी घोल का रिसाव हो सकता है। सॉरी, यहाँ गोल लिखा हुआ है, यानी जो आपको मसा होता है ना कंक्रीट, उसका जो लिक्विड होता है और बहने लग सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, ओके। आते हैं 2 नंबर में, विच टाइप ऑफ रिलीज एजेंट इन कॉमनली यूज्ड टू फैसिलिटी इन रिमूवल ऑफ फार्मवर्क फ्रॉम कंक्रीट सरफेस। यानी कंक्रीट सतहों से फार्मवर्क को आसानी से हटाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिलीज एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका 2 नंबर का बी सही होगा, ऑयल बेस्ड एजेंट। यानी जो तेल उस पर पोतते हैं उससे क्या होता है, जो कंक्रीट और फार्मवर्क होता है दोनों आसानी से छोड़ देता है, यानी कंक्रीट से फार्मर यानी जो प्लाई होता है वो छोड़ देता है, ठीक है। इसलिए ऑयल बेस्ड एजेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट यूज्ड इन शटरिंग कारपेंट्री। यानी निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग शटरिंग कारपेंट्री में नहीं किया जाता है? तो सरिया का यूज नहीं किया जाता, रेनफोर्समेंट बार का यूज नहीं किया जाता, बाकी जो है प्रॉप्स, प्लाईवुड, वेलर, ये तीनों का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर सी होगा। इसका चौथा देख लेते हैं, व्हाट शुड बी डन विथ कन्वेंशनल फार्मवर्क कंपोनेंट आफ्टर
डिसमेंटलिंग, यानी डिसमेंटल के बाद कन्वेंशनल फार्मवर्क घटकों के साथ क्या किया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, स्टोर देम प्रॉपरली फॉर फ्यूचर यूज, यानी भविष्य में उपयोग के लिए उन्हें ठीक से संग्रहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टॉय बोर्ड ऑन ए स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्ड पर टॉय बोर्ड का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन सही होगा, टू प्रिवेंट मटेरियल फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द स्कैफोल्ड, यानी जो सामग्री होते हैं वो मचान से नहीं गिरे इसलिए उसका यूज करते हैं टॉय बोर्ड का। ओके, इसका 6 नंबर देख लेते हैं, हाउ शुड डिसमेंटल स्कैफोल्ड कंपोनेंट बी लोअर्ड टू द ग्राउंड, यानी जो ढहे हुए मचान घटकों को जमीन पर कैसे उतारा जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भाई लिखा हुआ यहाँ पे होगा बाई यूजिंग ए रोप एंड पुल्ली सिस्टम, यानी रस्सी और चरखी प्रणाली का उपयोग करके, आपको नीचे उतारना चाहिए। तो दोस्तों ये था टोटल 38 क्वेश्चंस जो आपके पिछले शटरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था ट्रेनिंग के बाद, वो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चंस आए हैं। और हमने जो पिछले वीडियो अपलोड किया है शटरिंग कारपेंटर का, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन इस पेपर में मिल गए हैं। सो आप लोग इस वीडियो को और पीछे का जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसे पूरा देखिए, जिससे कि आप सभी को एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।